ये लोग रुमाल से एक गरीब के आंसू पोंछते हैं और फिर उसी रुमाल से दूसरे गरीब के आंसू पोंछ डालते हैं। इसी से संक्रमण हो जाता है। आंसू से बढ़कर संक्रामक चीज तो कोई होती ही नहीं, वरना इन बेचारों ने तो रुमाल भर भर कर इतने आंसू निचोड़े हैं कि उनसे नहर निकल जाती। एक खादी की दुकान थी जहां पर दो कारीगर बाबूलाल और मुन्नालाल थान के छोटे छोटे टुकड़े काट रहे थे। वे रुमाल बना रहे थे। बड़ा ऑर्डर था, 50 थान काट कर खादी के छोटे छोटे रुमाल बनाने थे। उन्हीं में से एक रुमाल उठाकर कारीगर बाबूलाल ने अपने माथे पर चमक आया पसीना पोंछा। पसीना सूखा नहीं बल्कि सारे चेहरे पर फैल गया। उसने रुमाल को एक तरफ फेंका और गुस्से से बोला, पसीना तो पूछता नहीं, इससे आंसू क्या पूछेंगे, वो भी गरीबों के। दूसरा कारीगर मुन्नालाल बोला, बार बार मना किया है सेठ जी को, ऐसे ऑर्डर मत लिया करो, कस्टमर के साथ धोखाधड़ी करने से क्या फायदा। बाबूलाल बोला, कस्टमर के साथ काहे की धोखाधड़ी, उनका ऑर्डर ही ऐसा है। मुझे 50 साल हो गए इस दुकान पर काम करते हुए, रुमाल काटते हुए। सारे लोग यही मांगते हैं। लोग कहते हैं कि रुमाल ऐसा हो जो देखने में बढ़िया लगे, पर उससे पूछना कुछ भी नहीं चाहिए। गरीब के आंसू पूछ गए तो बड़े लोग खाएंगे क्या। उन लोगों की तो रोजी रोटी ही बंद हो जाएगी जिनका काम गरीबों के आंसुओं से ही चलता है। गरीबों के आंसू तो उनका रॉ मटेरियल है। दोनों कारीगर बातें ज्यादा कर रहे थे, काम कम, इसलिए काम हो भी कम रहा था। तभी सेठ जी ने दुकान में प्रवेश किया और वो चिल्लाए, कामचोरों जल्दी हाथ चलाओ, हफ्ते भर में 5000 रुमाल बनाकर देने हैं, अगले हफ्ते सारे कार्यकर्ताओं में बंटने हैं। नेताजी ने वादा किया है कि सारे गरीबों की आंखों के आंसू पोंछ देने हैं, हर कार्यकर्ता को 2-2 रुमाल देने हैं। तुम लोग बाजार में सारा क्रेडिट खत्म करवाओगे। पता है कंपटीशन कितना है, सारे बाजार में लोग ऐसे रुमाल काटने को तैयार बैठे हैं। बड़ी बड़ी कंपनियां आ गई हैं। अपने को तो गांधी जी के नाम पर ऑर्डर मिल जाता है, पर ऐसे कब तक चलेगा, फटाफट हाथ चलाओ दोनों। मुन्नालाल नया कारीगर था, उसने फिर मूर्खता प्रकट की। बोला, सेठ जी गांधी जी के नाम पर ऑर्डर कैसे मिलते हैं। सेठ जी बोले, अरे भाई मेरी दुकान 80 साल पुरानी है, मेरे दादाजी गांधी जी के चेले थे। गांधी जी ने कहा कि हर गरीब की आंख के आंसू पोंछ दिए जाएंगे, तो उन्होंने देशभक्ति की भावना से ये रुमाल बनाने का काम शुरू किया था। मुन्नालाल अपना काम छोड़कर उनके पास आ गया तो सेठ जी चौंके। बोले, काम में मन लगाओ, मेरे पास आने से कुछ नहीं होगा। और काम जल्दी हो जाए इसलिए सेठ जी खुद भी कैंची लेकर जुट गए और रुमाल काटने लगे। काम बहुत था। खादी में यही दिक्कत है, वो इतनी मोटी होती है कि कैंची की धार भी खत्म हो जाती है। लेकिन मुन्नालाल की जिज्ञासा शांत नहीं हुई, तो वो काम करते करते और सवाल पूछने लगा। तब सेठ जी ने उसको बताया। बोले, दादाजी तो देश सेवी थे, फायदे नुकसान के झंझट में कम पड़ते थे। उन्होंने गांधी जी को भी एक रुमाल दिया था कि महात्मा जी इससे पोंछिए गरीबों के आंसू, पर गांधी जी ने नहीं लिया। गांधी जी तो खुद ही देवता थे, उनकी वाणी से ही आंसू पूंछ जाते थे। लेकिन कई बड़े लोगों को ये रुमाल दिए गए। कई लोगों ने तो इन रुमालों को तौलिए के रूप में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। तब सब लोग ये रुमाल अपने साथ रखते थे और हर समय कोशिश करते थे कि ज्यादा से ज्यादा गरीब मिले और उनकी आंखों के आंसू पोंछ दिए जाएं। ये लोग इनसे गरीब की आंख के आंसू पोंछते और निचोड़कर फिर दूसरे की आंखें पोंछ देते। कई गरीबों के तो उन्होंने कई कई बार आंसू पोंछे। तब गरीब कम थे, इसलिए वो एक एक के पास जाकर ये काम कर देते थे। लेकिन भैया तब बरकत नहीं थी। दादाजी ने इस धंधे में पैसा नहीं कमाया। अपना धंधा तो दादाजी के जाने के बाद ही चमका, जब पिताजी ने इस काम में हाथ डाला। तब तक गरीब भी खूब बढ़ गए थे और उनकी आंखें भी हमेशा भरी भरी रहती थीं। उस समय लोग गरीबों का बड़ा ध्यान रखने वाले थे। वो चाहते थे कि ज्यादा से ज्यादा गरीबों के आंसू पूछ जाएं। बापू का आदेश था, जगह जगह खादी भंडार खोल दिए गए। अब कपड़े की कोई कमी नहीं थी। गांव गांव में खादी भंडारों में रुमाल, अंगोछे, तौलिए, कुर्ते, पायजामे सब मिलने लगे। बापू की जयंती पर छूट भी दी जाने लगी और जनता से कहा गया कि वो चाहे तो खादी के रुमालों से अपने आंसू खुद भी पोंछ सकती है। सेठ जी बोले, मेरे पिताजी थोक में क्विंटलों खादी खरीदते थे। उनके पास 15 कारीगर थे जो साल भर थान काटते और रुमाल बनाते रहते, लेकिन न गरीब कम होते थे न उनके आंसू। जो भी नया नेता बनता वो पहले इन रुमालों से अपनी गरीबी के सारे आंसू पूंछता क्या, रगड़ रगड़ कर गरीबी के सारे निशान मिटा लेता, गुलाबी रंग का बन जाता। बाबूलाल और मुन्नालाल ने भी ये सुनकर चुपके से एक एक रुमाल अपनी जेब में रख लिया। लेकिन सेठ जी की आंखों से ये चोरी छिप नहीं सकी। वो हंसे और बोले,
तुम लोग रुमाल तो क्या पूरा थान लेकर रगड़ो तो भी कुछ नहीं होगा। इन रुमालों में ये चमत्कार ऐसे ही थोड़ी हो जाता है। पहले इन्हें बापू की तस्वीर के आगे रखा जाता है। ये मंत्र के फूंके हुए रुमाल होते हैं। मैंने जब दुकान संभाली थी तो पिता की पीढ़ी भी बूढ़ी होकर रिटायर हो गई थी। उस जमाने के नेता अब अपने अपने फार्म हाउसों में बैठे इन रुमालों से नाक पोंछते हैं। सेठ जी बोले, अब जमाना बदल गया है। मैं इसीलिए तो तुम लोगों से रोता रहता हूँ कि काम किया करो। अब गरीब इतने हो गए हैं कि रुमाल कम पड़ रहे हैं। पर कुछ गड़बड़ भी हो गई है। अब लोग खादी के मोटे रुमाल पसंद नहीं करते। गरीब भी जरूरी हैं और उनके आंसू भी, लेकिन समस्या दूसरी है। अब रुमाल के धंधे में कंपटीशन बहुत बढ़ गया है। हर कोई ये काम चालू कर देता है। चुनाव के समय कार्यकर्ताओं को ऐसे ही रुमाल बंटवाए जाते हैं कि जाओ और गरीबों के आंसू पोंछ दो, लेकिन कार्यकर्ता उनसे अपने आंसू पोंछ लेते हैं और रुमाल को रंगवाकर पार्टी का झंडा बनवा देते हैं। सब तरफ धांधली है। अब तो सिंथेटिक कपड़े के रुमाल भी चल पड़े हैं। कई तो अपने और अपनों के आंसू रेशमी रुमालों से पोंछते हैं और पब्लिक के लिए खादी के रुमाल रखते हैं। कारीगर बाबूलाल ने पूछा, पर सेठ जी, इतने करोड़ लोगों के आंसू पोंछे जाते हैं, इतने रुमाल बिकते हैं, तो ये आंसू फिर नए कैसे बन जाते हैं? सेठ जी ने कहा, ये लोग रुमाल से एक गरीब के आंसू पोंछते हैं और फिर उसी रुमाल से दूसरे गरीब के आंसू पोंछ डालते हैं। इसी से संक्रमण हो जाता है। आंसू से बढ़कर संक्रामक चीज तो कोई होती ही नहीं, वरना इन बेचारों ने तो रुमाल भर भर कर इतने आंसू निचोड़े हैं कि उनसे नहर निकल जाती। सेठ जी, बाबूलाल और मुन्नालाल मिलकर रुमाल भी काटते जा रहे थे और बातें भी करते जा रहे थे। तभी एक आदमी आया और उसने सेठ जी से गेट से खड़े होकर ही कहा, रुमाल बनाने की अब कोई जरूरत नहीं है, आपका ऑर्डर कैंसिल हो गया है। सेठ जी भौचक के रह गए। बोले, ये कैसे हो सकता है? हमारे रेट सबसे कम है। नेताजी ने भी कहा है कि जल्दी से जल्दी गरीबों के आंसू पोंछ देने हैं। माल भी तैयार हो गया है। कल आपके यहाँ सैंपल भी भेजे थे, अब क्या हो गया? वो आदमी बोला, कल उन रुमालों के सैंपलों से प्रयोग के तौर पर आंसू पोंछने के लिए नेताजी ने कुछ गरीबों को बुलाया था। बरसों से ये काम हुआ ही नहीं था। उन्होंने कहा, पहले ट्रायल ले लेते हैं। पर सेठ जी गजब हो गया। उन गरीबों की आंखों में आंसू ही नहीं थे। फिर पता करवाया तो मालूम चला कि पिछले कई सालों से इंतजार करते करते देश के सारे गरीबों की आंखों से आंसू सूख गए हैं। अब वहां आंसू नहीं, जलने के निशान दिखाई दे रहे हैं। आपका ऑर्डर कैंसिल हो गया है।